वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स का, ठीक है, 11 चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने विशिष्ट ऊष्मा क्या है और ऊष्मागतिकी क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। तो उसके आगे का एनालिसिस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों के क्लास 11 में आता है कि डिवलांग-पेंटिन का नियम क्या होता है। तो चलिए, इसके डिवलांग-पेंटिन का नियम किस तरीके से होता है, इसका एनालिसिस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो इसका नियम को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस नियम की हम लोग गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं भाई। यहाँ से क्लियर, ये डिवलांग-पेंटिन के नियम के अनुसार क्लियर। तो चलिए डायग्राम बनाना भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से हम लोग पदार्थ के बारे में पहला जानेंगे। पदार्थ के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं, देखिए, तो पदार्थ जो आप लोगों के छोटे छोटे अणु से मिल करके बनी होती है, जो आपकी पदार्थ होती है वो छोटे छोटे अणुओं से मिल करके बनी होती है। ये जो आपका पदार्थ है भाई, ये आप लोगों का छोटे छोटे अणुओं से मिल करके बनी होती है। और ये जो अणु होती है भाई, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बनी होती है। ये अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिल करके बनी होती है। और परमाणु क्या होता है, परमाणु के केंद्रीय भाग में एक नाभिक स्थित होता है भाई। परमाणु के केंद्रीय भाग में कौन स्थित होता है, एक नाभिक स्थित होता है। अगर नाभिक को हम लोग यहाँ से अगर जूम करके देखें भाई, जिस तरीके से आप लोग मेगापिक्सल का जो भी पिक्सल का कैमरा यूज करते हैं, उसी तरीके से इसको हम लोग अगर जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर हमको दो पार्टिकल्स मिलते हैं। यहाँ से कितने पार्टिकल्स मिलते हैं, दो पार्टिकल्स। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, पहला जो आपका पार्टिकल्स मिलता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, धनावेशित होता है। प्रोटॉन आपका क्या होता है, धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। क्लियर। अब यहाँ पर नाभिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बीच में जो केंद्रीय भाग में यहाँ पर नाभिक स्थित है भाई, और नाभिक के चारों ओर आप लोगों का चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है, तो नाभिक के चारों ओर आप लोगों का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, देखिए यहाँ से इस तरीके से ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी, उसी तरीके से नाभिक का चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि क्या होती है भाई, ऋणावेशित होती है। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होती है, ऋणावेशित। ये न्यूट्रॉन तो अनावेशित होता है, इसका पावर 0 होता है ना। ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। ये इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किस में आता है, तो पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन में आता है। नेगेटिव चार्ज किस में आता है, तो इलेक्ट्रॉन में आता है। और ये अनावेशित रहता है, ये न्यूट्रल रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब क्या होता है, ये नाभिक है, ये नाभिक के बाहर आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहे हैं। अब क्लियर। अब नाभिक से जो पास में स्थित है, देखिए यहाँ पर ये पास में स्थित है, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन पास में स्थित है, इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नाभिक के बहुत ही निकट दूरी पर स्थित है, बहुत ही इसके पास में स्थित है। इस नाभिक इसको जकड़ के रखा है, मतलब बांध के रखा है, मतलब इसको जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी जो प्रबल शक्ति है वो बहुत अधिक है, क्योंकि ये नाभिक से दृढ़तापूर्वक चिपके हुए है। जैसे कि आप लोग किसी वस्तु को, जैसे फेविक्विक की बात करोगे, वहां पर फेविक्विक देखना, जहां पर किसी वस्तु को चिपका कर रखता है, मतलब एकदम पतले रूप में या बहुत न्यूनतम दूरी पर रखता है, तो उसकी जो चिपकाहट होती है, उसकी जो प्रबलता होती है वो बहुत अधिक होती है। लेकिन थोड़े दूर के बाद अगर वो उसमें दूरी बनाए रखे, अगर हम लोग उसकी चिपकाहट को खत्म करें, तो उसमें जो प्रबलता होती है वो बहुत ही कम होती है। तो उसी के बेस पे हमारा ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा में ताप के साथ परिवर्तन के लिए डिवलांग-पेंटिन ने एक नियम दिया था। तो इस नियम का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक ठोस की परमाणुक विशिष्ट ऊष्मा, जो ऊष्मा होती है भाई आप लोगों की, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ठोस की जो परमाणुक विशिष्ट ऊष्मा होती है वह सभी तापों में क्या होती है, परिजित होती है। अर्थात ठोस की परमाणुक या आणविक विशिष्ट ऊष्मा ताप पर क्या करती है, निर्भर करती है। ताप पर क्या करती है, निर्भर करती है। क्लियर। तो ठोस के विशिष्ट ऊष्मा ताप के साथ परिवर्तन के लिए डिवलांग-पेंटिन के नियम के नियमानुसार हम इस चीज को देखते हैं भाई। तो इसके अनुसार हम लोग इस चीज के लिए गणना करते हैं कि जो पदार्थ होती है वो अणु से मिलकर के बनी होती है। पदार्थ किससे मिलकर के बनी होती है, जो अणु से मिलकर के, और अणु आप लोगों के परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। और जो परमाणु होती है वह छोटे छोटे आप लोगों के और कण है, जो कि अणु परमाणु के बेस पे है, तो न्यूट्रॉन के बेस पे, इलेक्ट्रॉन के बेस पे और प्रोटॉन के बेस पे रहता है। ठीक है, तो इसके अनुसार डिवलांग-पेंटिन के नियमानुसार, इस नियम के अनुसार प्रत्येक ठोस की परमाणुक विशिष्ट ऊष्मा सभी तापों के लिए क्या होती है, लागू होती है। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग यहां से देखते हैं। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित उदाहरण सभी के लिए एग्जांपल बेस में जो भी क्वेश्चन आता है वो एग्जांपल बेस से आता है। यहां से टर्निंग क्वेश्चन भी आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इस चीज के लिए करेंगे। तो समुद्र के पास के स्थानों की जलवायु मैदानों की अपेक्षा अधिक एक समान होती है। जब भी आप समुद्र तट में बैठते हैं तो वहां पर कितना खुशनुमा मौसम प्रतीत होता है समुद्र तट पर। जैसे कि आप गोवा गए हैं, गोवा के बीच में आप बैठे हैं, वहां पर आपको जो जन्नत की प्राप्ति होगी वो कहीं भी प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो
समुद्र के पास स्थानों के जलवायु मैदानों की जो मिलने पर वहाँ के जो मौसम की जो आप लोग की जलवायु के परिवर्तन, जैसे कि आप ग्राउंड वगैरह जाते हैं, कहीं पर भी ग्राउंड वगैरह भी जाते हैं, तो वहाँ की जो आप लोगों की जो घास है उसमें जो सुबह के टाइम जाओगे, मॉर्निंग के टाइम में जाओगे 4 से 6 AM के बीच में, तो वहाँ पर जो वाष्प बना रहता है पानी का कनकनाहट की तरफ से रहता है। जैसे कि आप लोग बिना शूज के और बिना स्लीपर के जाते हैं, वहाँ पर अगर चलते हैं, अगर 20 कदम भी चलते हैं, तो आपको जो जन्नत की प्राप्ति होगी वो कहीं भी प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि समुद्र के पास के स्थानों की जो जलवायु है भाई, जैसे आप सुबह के टाइम में जब आप मॉर्निंग उठते हैं, आप एक प्रैक्टिकल कीजिएगा, आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, 4 बजे उठिएगा। सभी को बोल रहा हूँ, पूरे गर्ल्स को भी बोल रहा हूँ, ठीक है, जितने भी मित्र सखी यार दोस्त सहेली जितने लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोग एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं यहाँ पर। इसलिए कई लोग क्या होते हैं कि झरना के पास जाना, हिल के पास जाना, झरने के पास जाना, और जितने भी आप लोगों के आप जितने भी रहते हैं, आप जैसे तालाब के किनारे के पास रहते हैं, नदी के किनारे के पास रहते हैं, वहाँ जाना बेहतरीन फील कराते हैं। जैसे कि आप पिक्चर वगैरह में देखो कि जब भी कुछ मीटिंग वगैरह भी अरेंजमेंट होते हैं, तो समुद्र तट पे किनारों पर भी अधिकांश बार में ये यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम इस तरीके से खुशनुमा होता है कि आप किसी बात को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। और इतना है कि आप जो बात कहेंगे उसमें से 75% जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसमें हाँ बोलेगा ही बोलेगा, क्लियर। क्योंकि मौसम को मद्देनजर देखते हुए ऐसा विशिष्ट उष्मा के बेस पे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल के आधार पर बताए हैं उन्होंने, ठीक है। इसको डायरेक्टली ऐसे कोई नहीं बोल सकता भाई, क्लियर। तो इसी के बेस पे हम लोग देख रहे हैं कि समुद्र के पास स्थानों की जलवायु मैदानों की अपेक्षा अधिक एक समान होते हैं। कई लोग अभी गए होंगे ठीक है, जैसे गोवा आप जाते हैं, पुरी जाते हैं, बीच में जाते हैं, जो भी पुरी का जो आप लोगों का मौसम जो होता है पूर्वानुमान करने के लिए भी वहाँ पर जाओगे, ठीक है। अगर कोई लोग नहीं गए हैं अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यू ईयर आने वाला है अभी, ठीक है, जनवरी का मंथ, उसमें जाइएगा, क्लियर। अगर मैनपाट भी जाते हैं जो कि आप लोगों का छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से प्रसिद्ध है भाई, अगर किसी को जाना रहेगा तो हमसे संपर्क कीजिएगा, हम भी आपके साथ चले जाएंगे, क्लियर। तो चलिए, तो समुद्र के पास के स्थानों के जलवायु मैदानों की अपेक्षा बहुत अधिक एक समान होती है, पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है भाई। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, समुद्र के पास के स्थानों की जलवायु मैदानों की अपेक्षा अधिक एक समान होती है, पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है भाई। यहाँ पर देखिए, पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, जिसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है उसको गर्म करने में और उसको ठंडा करने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है, क्लियर, ठीक है। अगर किसी पानी की विशिष्ट उष्मा बहुत ही कम है तो उसको गर्म करने में अथवा ठंडा करने में बहुत ही कम समय लगता है भाई। इस चीज को आप फील कर लेना, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, क्लियर। जब आप नहाते समय यूज करते हैं, जो भी बोर वगैरह बोरवेल्स का यूज करते हैं, क्योंकि अभी तो सबको पता है कि कोई ठंडे पानी से नहाना नहीं चाह रहा है, क्लियर, ठीक है। अगर ठंडे पानी से आपको नहाना है, विशिष्ट उष्मा के बारे में जानना है, तो एक बार नहा कर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अतः वह दिन में भूमि पर स्थित अन्य वस्तुओं की तुलना में धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है। इसी तरह रात में भी धीरे धीरे ठंडी होती है, जैसे कि मिड नाइट आती है, मध्य रात्रि जिसको बोलते हैं। मिड नाइट में देखना आप लोग, जिस तरीके से आप सुबह जैसे कि मिड नाइट में आप कभी जगते हैं तो एक बार फील कीजिएगा, आपने जो भी छत वगैरह में स्टेयर वगैरह में जाएगा वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर जो मौसम होती है एकदम, मतलब इस टाइम में ना जो ठंड की भावना होती है, वो ठंड एकदम ज्यादा भी नहीं होता, एकदम कम भी नहीं होता, एकदम खुशनुमा रहता है, क्लियर। मिड नाइट की बात है ये, 12 से 1 बजे के बीच में इसको फील करके देखना। अब इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, अब भाई 12 से 1 के बीच में आपको उठना नहीं है आपको, ठीक है, बस फील करना है, क्लियर। तो इसी तरह रात में धीरे धीरे ठंडी होती है। समुद्र के पास के स्थानों की जलवायु लगभग एक समान रहती है। मैदानी इलाके में भूमि दिन में जल्दी गर्म हो जाती है तथा रात में उतनी ही। अब ऐसा नहीं है कि डी निशा सर बोल दिए हैं तो अब भाई आज रात को उठना है भाई और बस कुछ करना है, पढ़ना लिखना नहीं है, ऐसे वाली बात नहीं है, क्लियर। आपको फील करना है, उसको कभी भी फील कर सकते हैं, आप एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं, क्लियर। मैदानी इलाकों में भूमि दिन में जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि रात में उतनी ही शीघ्रता से ठंडी हो जाती है। अतः मैदानों की जलवायु अधिक परिवर्तित होते हैं। देखना, मैदानी इलाकों में भूमि दिन में जल्दी गर्म हो जाती है। आप मैदान जाकर के देख लेना, वहां पर जो भूमि होती है, क्योंकि जैसे सूर्योदय होता है, जितने भी वाष्प है उसको अपनी ओर संघनित कर लेता है, तो वहां पर मैदान गर्म होने लगता है। लेकिन जैसे ही शाम आने को आता है भाई, शाम आने को आता है, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं भाई। इवनिंग वॉक का किस लिए जाते हैं, उनको पूछना भाई, कितना मजा आता है भाई, क्लियर। मॉर्निंग वॉक के टाइम में, इवनिंग वॉक के टाइम में, ठीक है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है, आपको अच्छे से रखना है, माइंड फ्रेश रखना है, तो मॉर्निंग वॉक प्लस इवनिंग वॉक दोनों जाइए भाई, ठीक है। लेकिन अच्छे जगह पे जाइए, क्लियर। केवल वॉक के लिए जाइए ना, दूसरे वर्क के लिए नहीं, क्लियर। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं भाई, रोगी की शिकायत गर्म पानी की बोतलों से की जाती है। देखना, जितने भी रोगी वगैरह होते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, आप देखना जितने भी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उसमें आप लोग रोगों की शिकायत गर्म पानी की बोतलों से की जाती है।
पानी की विशिष्ट ऊष्मा सब अधिक सर्वाधिक होती है। रोगी की सिकाई के लिए गर्म पानी की बोतलों से की जाती है। आप हमेशा देखना, जब भी अगर आप लोग हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे या नहीं भी गए हैं, तो गाँव में जो हमारा झोला छाप डॉक्टर रहता है, जिसको जानते हो, जो अपने आप को बहुत ही MBBS डॉक्टर समझता है, ठीक है, वो भी क्या करता है, अब इसको नॉर्मल बच्चे भी जानते हैं यार, हमारे दादी परदादी के ज़माने से चलते आ रहा है कि रोगी की सिकाई के लिए गर्म पानी की बोतल से यूज करते हैं हम लोग। हमारे पास बोतल नहीं था तो फिर भी हम लोग गिलास वगैरह का यूज करते थे, क्योंकि बोलते हैं कि ठंडे के टाइम में भी हम लोग को गर्म पानी से नहाना चाहिए भाई, अच्छे तरीके से। क्लियर? लाइफ है तो बॉय है, लाइफ बॉय से नहाना चाहिए। क्लियर? तो रोगी की सिकाई गर्म पानी के बोतलों से की जाती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सब अधिक सर्वाधिक होती है, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है भाई। क्लियर? इसलिए आप अक्सर देखना, अभी क्योंकि सभी का जो त्वचा होता है वो रूखी त्वचा रहता है, ठीक है, रूखी त्वचा रहता है, तो अभी के टाइम में जितने भी साबुन वगैरह कोई भी यूज करते हैं तो जो ग्लिसरॉल से संबंधित रहता है, जो त्वचा को एकदम नमी बनाए रखता है, ऐसे साबुनों का यूज किया जाता है। देखना, जिसमें त्वचा जो आप लोगों का जो सूखापन रहता है उस वैसे साबुन को अभी के टाइम में यूज नहीं किया जाता है। देखना, ठीक है, क्योंकि जैसे कि देखना, जैसे कि बारिश का मौसम आता है तो बारिश के मौसम में क्या होता है, पानी में बहुत सारे जीवाणु, बैक्टीरिया ये सब रहते हैं, तो उस टाइम में देखना आप लोगों का डेटॉल का जो साबुन होता है बहुत चलता है, डेटॉल का, लाइफ बॉय का, जो भी जीवाणु रोधक रहते हैं ये साबुन बहुत चलते हैं। लेकिन अभी के टाइम में जैसे कि लक्स है ये चलता है, संतूर है ये चलता है, क्योंकि इसमें अभी के टाइम में इसमें जो आप लोगों का जो त्वचा रहता है इसमें नमी को बनाए रखता है ये जो साबुन वगैरह होते हैं अभी का समय में। क्योंकि अगर आपको अलग से ग्लिसरॉल नहीं खरीदना है भाई, अलग से आपके त्वचा को नमी नहीं रखना है भाई, तो आप इस तरीके से साबुन भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो गर्म पानी के ठंडे होने के लिए देखिए यहां पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा सब सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। अतः गर्म पानी के ठंडे में अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक समय लगता है। अतः गर्म पानी से भरी बोतलों से सिकाई अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि गर्म पानी में, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को किसी प्रकार के बीमार भी होते हैं तो वहां पर गर्म पानी पीने के लिए आपको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जितने भी जीवाणु कीटाणु रहते हैं वो क्या होते हैं, वाष्प बन करके उड़ जाते हैं भाई वहां पर, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर किसी को भी सर्दी खांसी भी है तो आप गर्म पानी पी सकते हैं यहाँ से। क्लियर? तो चलिए अब हम ठंड ऋतु में प्रवेश करते हैं भाई। ठंड ऋतु में किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं। क्लियर? ठंड ऋतु में किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए, जो ओला पाला गिरता है ना आप लोगों भाई, उसको बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं, जिससे कि किसी स्थान पर पाला तभी गिरता है जब वहां का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो। देखिए अगर पानी है मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे नहीं रहेगा, अगर पाला गिरेगा भाई, ओला गिरेगा भाई, तो क्या होगा, इससे जितने भी किसान वगैरह होते हैं वो फसल को बचाने के लिए खेतों में पानी को भर देते हैं। किसी स्थान पर पाला तभी गिरता है जब वहां का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होता है भाई, बहुत 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण वह जल्दी ठंडी नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पर पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अधिक ठंडी नहीं हो पाती। देखना, आप फील करना, आप जैसे नदी जाते हैं तो नदी का जो वास्तविक पानी होता है जो बहते हैं वो कम ठंड लगता है, लेकिन जो रुका हुआ पानी रहता है, कोई गड्ढे में रहता है, उसमें आप कदम रख के देखना भाई, इतना ठंड लगेगा भाई, आपको नहाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? आप ऐसे ही मान लोगे कि मैंने नहा लिया है, ठीक है, इसको तो केवल मैं ही मान सकता हूं क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं कि मैंने नहा लिया है। आप लोग बायोलॉजी वाले जो पढ़ रहे हैं बायोलॉजी वाले प्रैक्टिकल करेंगे भाई। क्लियर? तो चलिए, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण, पानी के विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण वह जल्दी ठंडी नहीं हो पाती है, वह जल्दी से ठंडी नहीं हो पाती है, साथ ही उसके द्वारा अधिक ऊष्मा छोड़ी जाती है, साथ ही उसके द्वारा अधिक ऊष्मा क्या की जाती है, छोड़ी जाती है। क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, विशिष्ट ऊष्मा, बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए, ये आप लोगों के माइंड में इस तरीके से सेट हो जाएगा कि आप कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे। क्लियर? अपने लाइफ टाइम में भी कभी भूल, जब भी आप ग्राउंड वगैरह मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो भाई इस चैप्टर का एनालिसिस आपके मित्र, सखी, यार, दोस्त, सहेली जितने भी लोग हैं भाई सबसे कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों की मेंटेलिटी भी बने रहेगी, प्लस आपका माइंड भी चलते रहेगा, मेमोराइज करने में भी आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। कि साथ ही उसके द्वारा अधिक ऊष्मा छोड़ी जाती है, अतः उसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम नहीं हो पाता, जिससे पाला नहीं गिरता है। इस प्रकार फसलों की रक्षा हो जाती है। क्लियर? तो फसलों की रक्षा किस प्रकार करते हैं, इसमें भी देखिए लॉजिक है। क्लियर? चलिए अब आगे का कार्यक्रम करते हैं भाई। इसका आगे कार्यक्रम क्या है, कैलोरी मापी या ऊष्मा मापी, कैलोरी मापी या ऊष्मा मापी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, ऊष्मा से संबंधित प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। यह तांबे का बना एक बेलनाकार पत्र होता है जिसके बाह्य पृष्ठ को चमकदार पॉलिश कर दिया जाता है। देखिए तांबे का पानी, पहले हमारे जब भूतपूर्व जब पहले जमाना आता था, जब 18वीं शताब्दी से हमारे दादा परदादा के टाइम में क्या बोला जाता था कि जब भी तांबे के बर्तन से पानी वगैरह को पीना चाहिए, ठीक है, पानी जल ग्रहण करो, क्योंकि उसमें मौजूद जो भी तत्व रहते हैं, उसमें जो भी आप लोगों के पदार्थ रहते हैं वो हमारे जो बॉडी में टेम्परेचर उसको अच्छे से बनाए रखता था, हमारे कैलोरी के बनाए रखता था। इसलिए कई घरों में भी अभी ये यूज किया जाता है कि जब
भी आप सोते हैं तो सोने के टाइम में जो आपके सिरहाने हैं वहाँ पर तांबे के या पीतल के, ठीक है, तांबे के या पीतल के दोनों उपयुक्त है, उसमें पानी को भर करके रख दिया जाता है। मॉर्निंग जब वो लोग उठते हैं तो उसको पीते हैं भाई। तो उसमें अलग आप लोगों की जो गुणवत्ता होती है, आप लोगों की कैलोरी जो होती है वो अलग तरीके से बर्न होती है। ये बहुत ही, अगर आप लोग भी इस तरीके से करके देखिएगा, ठीक है, ये आप लोगों की फैक्ट बात है। तो उसमें से संबंधित प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। अभी के टाइम में क्या होता है कि जनरल पे आयरन में सभी की कमी आती है, जो आयरन होती है ना, इसलिए आयरन का टेबलेट सभी को खिलाया जाता है। आयरन के वास्तव में कमी क्यों आ रही है? क्योंकि पहले हम लोग अधिकांश तौर पे जो तवे का यूज करते थे, जो रोटी वगैरह बनाते हैं उसके लिए हम लोग जो लोहे का तवा यूज करते थे, बहुत बड़ा रहता था, जिसमें हम लोग, आजकल क्या होता है कि बहुत लोग अब तवे को देखकर आप सिल्वर के तवे का यूज करने लगे हैं। तो सिल्वर में जो मात्रा होती है, जो लोहे के जो आयरन में मात्रा होती है, इस कारण से वो सिल्वर के नहीं होती। इसलिए अधिकांश घरों में भी मैं 100% 90% बोल रहा हूँ कि जितने घरों में आप 90% से सिल्वर का ही जो तवे है उसका यूज करते हैं, ठीक है। जो मार्केट वगैरह में आप देखोगे तो उसमें जो रोटी हम लोग खाते हैं भाई, उसमें मौजूद जो आयरन की मात्रा है वो आयरन की मात्रा नहीं मिल पाती। इसमें बहुत सारे वीकनेस फील होती है। अधिकांश करके महिलाएं हैं ये बहुत अधिक वीकनेस फील करती हैं, क्लियर। तो जो लोहे के तवे से जो रोटी खाओगे उसमें जो आप लोगों को जो गुणवत्ता मिलेगी, जो पोषण की मात्रा मिलेगी, जो प्रोटीन या कैलोरी की मात्रा मिलेगी, वो आप लोगों का इसमें जो सिल्वर के बने जो तवे हैं उसमें से नहीं मिल पाती है। लेकिन अभी अधिकांश तौर पे सिल्वर का यूज कर रहे हैं, जो कि इसका आयरन की कमी का एक प्रमुख बहुत लक्षण है, क्लियर। तो ऊष्मा से संबंधित प्रयोगों में हम ये चीज देखते हैं। देखिए, ऊष्मा से संबंधित प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। यह तांबे का बना एक बेलनाकार पात्र होता है जिसके बाह्य पृष्ठ को चमकदार पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे कैलोरी मापी में वातावरण से विकिरण द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो सके। पॉलिश इसलिए किया जा सकता है ताकि जो ऊष्मा का विकिरण है वो आदान प्रदान ना हो सके। पॉलिश कर देने से जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो क्या हो जाते हैं भाई, दब जाते हैं, मतलब सिमट जाते हैं, मतलब क्लोज हो जाते हैं, जिससे के कारण विकिरण का आदान प्रदान अच्छे से नहीं हो सकता है, क्लियर। तो इसी के बेस पे कैलोरी मापी में भरे द्रव को एक समान में रखने के लिए उसको थोड़ा सेक करना पड़ता है, लाना पड़ता है। इसके लिए तांबे का बना हुआ विडोलक का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग कैलोरी मापी को लकड़ी के बॉक्स में रख देते हैं। कैलोरी मापी को जो लकड़ी के, देखना बहुत सारे चीजों को, जो कैलोरी मापी के बहुत सारे चीजों को लकड़ी के बॉक्स में ही यूज किया जाता है, क्योंकि लकड़ी के बॉक्स में जो वास्तव में जो टेम्परेचर होता है वह उसके अंदर के जो वस्तु के टेम्परेचर को यथा स्थान पर उचित जगह पर उसको मेंटेनेंस करके रखा जाता है। इसलिए कई चीजों में आप देखना, जैसे आप लैब वगैरह भी जाते हैं तो वहां पर भी देखना भौतिक तुला होता है, वो लकड़ी का जो भी बॉक्स होता है उसके अंदर में इस चीज को रखा जाता है। दोनों के बीच की अचालक पदार्थ, कुचालक अचालक नहीं, रुई या नमदा लगा दिया जाता है, जिस पर रुई या नमदा लगा दिया जाता है, जिससे कि वातावरण का जो तापमान है वो उसके बेस पे इक्वल रहे, क्लियर, जिससे चलान द्वारा ऊष्मा की क्षय को रोका जा सकता है। लकड़ी के बॉक्स के ऊपर उसके मुंह पर लकड़ी का ढक्कन लगाया जाता है, जिसमें तापमापी लगाने के लिए छिद्र बना होता है, क्लियर। तो ये था हमारा कैलोरी मापी या ऊष्मा मापी, क्लियर। अब हम लोग जानते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में, ठीक है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं भाई, क्लियर। एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु को अवस्था परिवर्तित करने पर, ठीक है, एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु को उसके अवस्था परिवर्तित करने पर, मतलब वो जिस अवस्था में है भाई, ठोस में है तो द्रव है तो गैस है तो ठोस है तो द्रव है तो गैस, इस तरीके से, क्लियर। तो गुप्त ऊष्मा के बेस में हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। आगे का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है, एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु को अवस्था परिवर्तित करने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, अब जितना ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसे उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे उस वस्तु गुप्त ऊष्मा, जो हमको पता नहीं चलता भाई, एकांक द्रव्यमान के बेस पे ये रहता है, ये हमको पता नहीं चलता है। अर्थात एकांक द्रव्यमान के किसी वस्तु को अवस्था परिवर्तित करने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित अथवा उत्सर्जित करनी पड़ती है उसे उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे एल से व्यक्त किया जाता है, लैटेंट हीट, इसे एल से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अभी देखना जितने भी हमारे पास जो डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत ही कम डिग्री सेंटीग्रेड गिरते हुए आ रहा है। जैसे जैसे डिग्री सेंटीग्रेड कम होते लगता है हमको ठंड ज़्यादा लगने लगता है। एक कंबल की जगह हम लोग 2 कंबल यूज करने लगते हैं, 2 की जगह 3, क्लियर। और जैसे जैसे गर्म बढ़ती जाती है भाई, एक के कंबल को निकालते जाओ भाई, बस, क्लियर। तो उसे उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, इसे एल से व्यक्त करते हैं। उदाहरणतः जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पानी में परिवर्तित होता है, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो बर्फ होता है वह पानी में क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो ऊष्मा अवशोषित होती है, तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। एक में ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, एक में ऊष्मा क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, एक में बाहर एक में अंदर, क्लियर।
इसी प्रकार जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे हम लोग देखते हैं भाई इस चीज को, किसके बेस पे देखते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे जब हम लोग देखते हैं तो जब पानी वाष्प में परिवर्तित होता है तो उष्मा अवशोषित होता है, तथा जब पानी में परिवर्तित होता है तो वहां ऊपर उष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। इस प्रकार गुप्त उष्मा में दो प्रकार की क्रिया हो रही भाई, एक अवशोषित का काम, दूसरा उत्सर्जित का काम, अवशोषित का काम, उत्सर्जित का काम। ठीक है, यहां पर एक में ग्रहण हो रहा है, एक में त्याग रहा है भाई, क्लियर। तो ये गुप्त उष्मा के बेस पे आ जाएगा आप लोगों का। चलिए इसका अगला कंटेंट हम लोग देखते हैं भाई। इसका अगला कंटेंट है गुप्त उष्मा का मात्रा। गुप्त उष्मा की मात्रा Q/m होता है। सीजीएस पद्धति में गुप्त उष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम होता है, क्लियर। तो यहाँ पर इसका मात्रा को याद रखिएगा भाई, गुप्त उष्मा का मात्रा गुप्त उष्मा के सूत्र से L फार्मूला बेस में Q/m होता है। L क्या होता है, Q/m होता है। आवेश, ये m आपका द्रव्यमान होता है, ये आप लोगों का गुप्त उष्मा है, यह है आपका गुप्त उष्मा, क्लियर। तो गुप्त उष्मा का मात्रा गुप्त उष्मा के सूत्र L Q/m के बेस पे रहेगा, ठीक है। गुप्त उष्मा का मात्रा गुप्त उष्मा के मात्रक में L Q/m के बेस पे रहेगा। सीजीएस पद्धति में अगर हम लोग देखते हैं तो गुप्त उष्मा का जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में देखते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, जिसमें द्रव्यमान को ग्राम से मापा जाता है, लंबाई को सेंटीमीटर से मापा जाता है और समय को सेकंड से मापा जाता है भाई, ठीक है। इसको सीजीएस पद्धति बोलते हैं। क्या पद्धति बोलते हैं, सीजीएस पद्धति बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसमें गुप्त उष्मा का मात्रक मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम होता है। क्या होता है, कैलोरी प्रति ग्राम होता है। इसमें जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, कैलोरी प्रति ग्राम होता है। जबकि एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है जूल प्रति ग्राम, जूल प्रति ग्राम। इसका मात्रक को याद रखिए भाई, सीजीएस में कैलोरी प्रति ग्राम और एसआई में क्या होता है, जूल प्रति ग्राम होता है, ठीक है। तो आगे का कंटेंट को हम लोग देखते हैं। इसके बाद का गुप्त उष्मा के प्रकार को देखते हैं। गुप्त उष्मा कितने प्रकार की होती है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई। गुप्त उष्मा के प्रकार को देखते हैं। गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है। गुप्त उष्मा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो चलिए इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं यहाँ से, गुप्त उष्मा के बेस पे करते हैं। तो गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है। पहला वाष्पन या क्वथन की गुप्त उष्मा। पहला क्या होती है, वाष्पन या फिर क्वथन की गुप्त उष्मा होती है। तो गुप्त उष्मा को हम लोग दो प्रकार से जानते हैं। पहला क्या होती है आप लोगों की, वाष्पन या क्वथन की गुप्त उष्मा होती है, दूसरा होती है गलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। तो चलिए गुप्त उष्मा के प्रकार को हम लोग यहां से एनालिसिस करते हैं। ये कितने प्रकार की होती है भाई, तो ये दो प्रकार की होती है। पहला वाष्पन या क्वथन की गुप्त उष्मा, दूसरा गलन की गुप्त उष्मा, क्लियर। तो चलिए इस चीज को देखते हैं भाई। गुप्त उष्मा के प्रकार, गुप्त उष्मा के प्रकार को हम लोग यहां से देखते हैं। गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है। गुप्त उष्मा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है। पहला देखते हैं, पहला वाष्पन या क्वथन की गुप्त उष्मा। पहला जो होता है आप लोगों का, इस चीज को देखते हैं, पहला वाष्पन या क्वथन की गुप्त उष्मा। और जो दूसरा कंटेंट को देखते हैं ये होती है गलन की गुप्त उष्मा। और जो दूसरा होता है इस चीज को हम लोग देखते हैं गलन की गुप्त उष्मा। तो पहला होता है गुप्त उष्मा के प्रकार में, पहला हम लोग देखते हैं वाष्पन या क्वथन की गुप्त उष्मा, दूसरा को देखते हैं गलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। तो आप लोगों के एग्जाम में आता है कि गुप्त उष्मा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि गुप्त उष्मा दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आप लोगों की वाष्पन या क्वथन की गुप्त उष्मा और दूसरा होता है गलन की गुप्त उष्मा। दूसरा क्या होता है, गलन की गुप्त उष्मा। चलिए अब इस चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हैं भाई। वाष्पन या क्वथन की गुप्त उष्मा, पहला प्रकार को हम लोग एनालिसिस करते हैं। वाष्पन या क्वथन की गुप्त उष्मा के बेस पे इस चीज को हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो पहला है वाष्पन या क्वथन की गुप्त उष्मा के बेस पे हम इस चीज को करते हैं, क्लियर। तो चलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास जो पदार्थ होता है भाई, क्या होता है, जो पदार्थ, क्या होता है, पदार्थ। ये जो पदार्थ होता है वो किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। पदार्थ क्या होता है, तीन रूप में रहता है। जो पदार्थ की प्रवस्था होती है, पहला क्या होती है, ठोस प्रवस्था में रहती है, ठोस के रूप में रहती है। एक द्रव के रूप में रहती है, एक किस के रूप में रहती है, गैस के रूप में रहती है। जो पदार्थ की प्रवस्था होती है भाई, जो पदार्थ की क्या होती है, प्रवस्था, जो पदार्थ की क्या होती है, प्रवस्था होती है। पदार्थ की क्या होती है, प्रवस्था होती है। वो तीन अवस्थाओं में होती है, ठोस के रूप में रहती है, द्रव के रूप में रहती है, गैस के रूप में रहती है। ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में, ठोस द्रव गैस के रूप में, क्लियर। ठोस के रूप में, द्रव के रूप में और किस के रूप में रहती है, गैस के रूप में रहती है। चलिए तो इस चीज को देखते हैं। जैसे कि एक निश्चित ताप पर आपका जो पानी होता है, जो जल होता है भाई, वो एक निश्चित ताप पर आपको क्या होता है, द्रव होता है। एक निश्चित ताप पर आपका जल जो कि जिसका अणु सूत्र क्या होता है, H2O। जल जो आपका होता है एक निश्चित ताप पर वह ठोस होता है, जो बर्फ के रूप में रहता है। फिर कुछ निश्चित ताप पर वह क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। फिर वाष्प बन के वह क्या हो जाता है, गैस के रूप में ऊपर की तरफ वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। ये वायुमंडल में चला जाता है। एक निश्चित ताप की बात चल रही है यहाँ पर क्या चल रही है, एक निश्चित ताप की बात चल रही है। तो हम लोग यहाँ पर गुप्त उष्मा को देख रहे हैं, जो कि एकांक द्रव्यमान के बेस पे उष्मा को उत्सर्जित करने पर या फिर अवशोषित करने पर जितने भी आप लोगों की एनर्जी के लिए आप लोगों की जो भी आवश्यकता होती है, उस उष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा बोलते हैं, क्लियर।
गुप्त ऊष्मा के प्रकार के लिए हम लोग पहला कंटेंट देखिए वाष्पन या क्वथन की गुप्त ऊष्मा, और दूसरा कंटेंट है गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर गलन की गुप्त ऊष्मा को बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस बार भी पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाष्पन या क्वथन की गुप्त ऊष्मा। तो पहला हम लोग वाष्पन या क्वथन की गुप्त ऊष्मा को देखते हैं, क्योंकि पहले स्टार्टिंग नंबर में आप लोगों को जो फर्स्ट जो आप लोगों को काइंड्स ऑफ लैटेंट हीट है, इसके बेस पे आप लोगों को वाष्पन या क्वथन की गुप्त ऊष्मा है। तो वाष्पन या क्वथन की गुप्त ऊष्मा के बेस पे हम इस कंटेंट को देखते हैं। देखिए, किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को, किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को, देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को, किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक पर, देखिए गलनांक होती है, क्वथनांक होती है, जैसे कि ऊष्मा होती है और आप लोगों को क्या होती है, ऊष्माधारिता होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होती है। फिजिक्स में हम लोग भौतिक प्रवस्थाओं का ही अध्ययन करते हैं, भौतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो उसके अंतर्गत में ऊष्मा पढ़ रहे हैं, मतलब एनी टाइम आप लोगों के माइंड में ऊष्मा चलना चाहिए भाई। ऊष्मा किस तरीके से विकृत हो रहा है, ऊष्मा को हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, इस चीज को हम लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो वाष्पन या क्वथन की गुप्त ऊष्मा किस तरीके से होती है, इस चीज को हम लोग यहाँ से भली भांति इस चीज को देख रहे हैं भाई। तो चलिए देखते हैं। किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर उसी ताप के उसी ताप पर, ठीक है, तो किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर उसी ताप के वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, उसी ताप के परिवर्तन, अब कोई भी किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक पर उसी ताप पर ना, उसी ताप पर, उसी ताप के वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है, उसे उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे उस द्रव की वाष्पन की क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो जब भी आप लोगों के लिए वाष्पन या क्वथन की गुप्त ऊष्मा क्या है लिखने के लिए आता है, 2 नंबर का आता है भाई। तो 2 नंबर जैसे लिखना है, एक लाइन में आपको ऐसे निपटा नहीं देना है भाई, एक लाइन में निपटा नहीं देना है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना है, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट, लाइन टू लाइन, प्रॉपर लाइन पे, प्रॉपर प्लेस पर, उचित जगह पर, उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको लोग लिखना है भाई। ठीक है, तो चलिए, किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को, किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए यहां पर बोल रहा है किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर, उसके क्वथनांक पर उसी ताप के वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, उसी ताप के वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, ऊष्मा की जो मात्रा होती है भाई, ऊष्मा की जो मात्रा होती है भाई, आपको कितनी मात्रा में चाहिए, 2 kg 3 kg 4 kg ml में चाहिए, किस तरीके से जो मात्रा होती है। ठीक है, तो आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा होती है उस द्रव के वाष्पन की, उस द्रव की वाष्पन की, तो उसे उस द्रव की वाष्पन की क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आप लोगों के गुप्त ऊष्मा के अंतर्गत आ रहा है भाई। तो जब भी आप लोगों को पूछा जाता है गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ से डील कीजिएगा आप लोग कि गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। पहला गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, पहला वाष्पन या क्वथन की गुप्त ऊष्मा, सेकंड होता है गलन की गुप्त ऊष्मा। तो फर्स्ट टाइम हम लोग वाष्पन या क्वथन की गुप्त ऊष्मा के बेस पे देखें, तो किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को, किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर उसी ताप के वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस द्रव के वाष्पन की क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये आप लोगों का फर्स्ट कंटेंट था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वाष्प की देखा। अब दूसरा देखते हैं भाई, गलन की गुप्त ऊष्मा है। गलन की गुप्त ऊष्मा, वास्तव में गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसका एनालिसिस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। क्लियर, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। क्लियर, तो चलिए सेकंड चीज को हम लोग देखते हैं यहां से भाई, गलन की गुप्त ऊष्मा को हम लोग यहां से देखते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, देखिए एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, कोई भी ठोस पदार्थ होता है, चाहे वह बर्फ हो, चाहे वह किसी प्रकार का पत्थर हो, किसी प्रकार का हो, कोई भी ठोस होता है, चाहे वह बर्फ हो, ठीक है, या किसी प्रकार का कोई भी ठोस हो, वहां पर बोला जा रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर, उसके गलनांक पर ना, बर्फ है तो बर्फ है, और दूसरा चीज लेंगे तो दूसरा चीज भाई। चलिए, तो किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर, उसके गलनांक पर, किस पर, उसके गलनांक पर उसी ताप के द्रव में बदलने के लिए, उसी ताप के द्रव में बदलने के लिए, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर उसी ताप के द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेशन के बेस से पूछा जाता है कि गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो आप लोग यहाँ से क्या बोलोगे,
किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को गलनांक पर उसी ताप में करने के लिए जो आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होती है उसको हम लोग गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। तो किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर उसी ताप के द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होती है भाई, आवश्यक जो उष्मा की क्या होती है? मात्रा होती है, उसे उस पदार्थ की गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। तो पहला वाष्पन के बेस पे हम लोग क्वथनांक के बेस पे देखे थे। अभी सेकंड चीज में हम लोग क्या देखे? गलन की गुप्त उष्मा के लिए देखे। क्लियर? तो यहां पर गलन की गुप्त उष्मा के बेस पे देखेंगे तो किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उससे गलनांक पर उसी ताप के द्रव में बदलने के लिए जितनी आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है उसे उस पदार्थ की क्या बोलते हैं? गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। चलिए अब यहां पर अगला कंटेंट देखते हैं, कैलोरी मापन का सिद्धांत देखते हैं या मिश्रण का नियम देखते हैं। यहां से इसको आप लोग इस बेस पे भी मान सकते हैं कि कैलोरी मापी का मापन का सिद्धांत या मिश्रण का नियम बोल सकते हैं। चलिए इस कंटेंट को हम लोग देखते हैं। जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है भाई, जब कोई गर्म वस्तु है उसे किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है, या उसमें क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, तो उसमें उष्मा अधिक ताप से, तो उसमें जो उष्मा होती है वह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की तरफ बढ़ती है, मतलब अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता, जब तक दोनों का ताप समान नहीं हो जाता। इसको आप लोग फील किए होंगे, जहां पर ज्यादा पानी रहता है कम पानी की तरफ अग्रसर होता है, और जब दोनों का पानी इक्वल हो जाता है तब दोनों एक समान हो जाते हैं। ठीक है, तो जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडे वस्तु के संपर्क में रखा जाता है या उसमें मिलाया जाता है तो उष्मा अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलते रहता है जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता है। यदि उष्मा का क्षय चालन के द्वारा या फिर संवहन के द्वारा या फिर विकिरण के द्वारा, यहां पर तीन कंटेंट है भाई। पहला क्या है? चालन के द्वारा, दूसरा संवहन के द्वारा, तीसरा विकिरण के द्वारा। इसको आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंडल पूर्व माध्यमिक स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 6, 7, 8 के बेस पे, 6वीं 7वीं 8वीं के बेस पे। क्लियर? से ना हो तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई उष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई उष्मा के बराबर होती है। गर्म वस्तु द्वारा दी गई उष्मा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई उष्मा के क्या होती है? बराबर होती है। और इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण का नियम बोलते हैं। और इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण का नियम बोलते हैं। इसमें मिश्रण का नियम ही इसके क्या होती है? अनुकूल होती है। तो ये हमारा कैलोरी मापन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग मिश्रण का नियम बोलते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कैलोरी मापन का सिद्धांत मिश्रण का नियम तक सीमित करते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। ओके बाय।